हम लोग कक्षा 11वीं की गणित को शुरू करने वाले हैं आज से। और पहला चैप्टर हमारा जो है वो है समुच्चय का। तो समुच्चय क्या होता है बच्चों कि आंकड़ों का या वस्तुओं का, अलग अलग वस्तुओं का या आंकड़ों का सुपरिभाषित समूह या संग्रह, उसे ही हम समुच्चय कहते हैं। तो ये आंकड़े या वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह कैसे बोलेंगे हम बच्चों? तो जो भी आंकड़े होने चाहिए उन सभी आंकड़ों में, है ना, जो भी संख्याएं होनी चाहिए, जो भी वस्तुएं होनी चाहिए, उन सभी में एक समान गुणधर्म होना चाहिए, है ना, जो कि किसी दूसरे वस्तु में गुणधर्म वो ना हो। जैसे हम बोलें कि यदि अंग्रेजी का अल्फाबेट है ना, अंग्रेजी के सभी स्वरों की संख्या, सभी स्वर, तो अंग्रेजी में कौन कौन से स्वर होते हैं जिनको हम वॉवेल बोलते हैं? देखिए, ए होता है, ई होता है, आई, ओ, यू। तो ये 5 स्वर आप जानते हैं अंग्रेजी के, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा, है ना, कोई दूसरा जो जितने भी शब्द हैं अंग्रेजी के, वो स्वर नहीं कहलाता है ना। हम जब भी स्वर की बात करेंगे तो इन्हीं 5 की बात करेंगे। तो ये जो अंग्रेजी के स्वर मैंने बोला, ये गुणधर्म हो गया, और ये इन सभी का गुणधर्म है ना, इन 5 का गुणधर्म है, यही गुणधर्म है, समान गुणधर्म इसके, ठीक है। तो ये बात समझ में आई बच्चों? तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि सुपरिभाषित संग्रह, ये सुपरिभाषित जिसको मैंने बताया कि समान गुणधर्म वाले वस्तुओं का संग्रह, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? सेट। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया कि अंग्रेजी के स्वरों की संख्या, है ना, अंग्रेजी के स्वरों की संख्या, या अंग्रेजी के स्वर बोल रहे हैं ना, स्वरों का समूह लिख लेते हैं, स्वरों का समूह, ठीक है बच्चों। तो ये जो अंग्रेजी के स्वरों का जो समूह है, यही हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा, सेट कहलाएगा। अंग्रेजी में हम इसको सेट कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हम बोले कि 10 से कम सम संख्याएं, है ना, 10 से कम सम संख्या। प्रश्न को समझते जाइएगा बच्चों, प्रश्न नहीं कहने का मतलब एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूं, 10 से कम सम संख्याएं, तो इससे आपको सेट को पहचानने में आसानी होगी, है ना। तो 10 से कम सम संख्या कौन कौन सी होंगी बताइए जरा। तो भाई सम संख्याएं 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 8 होंगी, और 10 को लेंगे क्या? हमको क्या बोला हुआ है? 10 से कम, 10 को लेकर के नहीं बोला हुआ, इसलिए 10 हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। तो देखिए, ये भी एक संख्याएं हो गई, सारी की सारी सम संख्याएं हैं और 10 से कम है, ये इनका गुणधर्म हो गया। तो बात समझ में आई बच्चों? तो सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए, सुपरिभाषित समूह होना चाहिए, उसे ही हम समुच्चय कहेंगे। आगे आप ऐसा भी समझेंगे कि यदि कोई भी इस समुच्चय में, जैसे इनको हम लोग अवयव कहते हैं, जो भी हमारे समुच्चय, जैसे मान लीजिए ये हमारा समुच्चय हो गया, एक समुच्चय ये 10 से कम वाला हो गया, तो इनके जो ये कहलाते हैं, ये जो अंक हैं, ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं अवयव, ठीक है। और समुच्चय को किस प्रकार से हम लिखेंगे बच्चों? तो समुच्चय को लिखने का तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, इसको देखिए, जो ये हमने लिखा हुआ है, इन सभी को सबसे पहले कॉमा में ऐसे बांटेंगे, देख रहे हैं, ऊपर वाले को भी हमने ऐसे कॉमा से अलग किया, और अलग करने के बाद ये हमने एक ब्रेसेस लगा दिया, ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसको हालांकि हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, हम आगे समझेंगे। तो ये जो समूह, अभी आपको सिर्फ समूह को ध्यान रखना, ये जो समूह है यही हमारा समुच्चय कहलाता है। तो बच्चों, समुच्चय सर्वप्रथम, है ना, हमारे गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटर, है ना, जॉर्ज कैंटर ने सर्वप्रथम समुच्चय के जो संबंध है, समुच्चय के जो नियम है, उनका प्रतिपादन किया था। उन्हीं ने ही इस समुच्चय की खोज की थी, और जब वो त्रिकोणमितीय फलनों का अध्ययन कर रहे थे, है ना, तो उस समय उनको समुच्चय की आवश्यकता पड़ी थी। इसके अलावा आज हम लोग संबंध एवं फलन, जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा, उसमें हमको समुच्चय की खासी आवश्यकता होगी। प्रायिकता हम पढ़ेंगे, उसमें आवश्यकता होगी। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, या हम लोग आगे ज्यामिति पढ़ेंगे, उन सभी में हमको समुच्चय की आवश्यकता होगी। तो समुच्चय आपको क्लियर रहा बच्चों की समुच्चय क्या है? वस्तुओं का, अलग अलग वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है, ठीक है। सुपरिभाषित समूह कहने का मतलब क्या हुआ कि उन वस्तुओं पे, है ना, जो भी वस्तुएं हम ले रहे हैं, जिनका संग्रह हम कर रहे हैं, उन सभी में समान
गुणधर्म होना चाहिए, है ना, वो गुणधर्म किसी और के पास में उपलब्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, यदि हम इसके उलट देखें कि भाई किसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि विश्व के महानतम बल्लेबाज, विश्व के महानतम या फिर आप बोले सर्वश्रेष्ठ, है ना, महानतम बल्लेबाज। ठीक है बच्चों। तो जो विश्व का महानतम बल्लेबाज है, तो जो भी भाई जैसे भारतवासी जैसे मैं हूं, तो मुझे सबसे बढ़िया बैट्समैन जो है पूरे विश्व में सचिन तेंदुलकर लगता है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया वाले को रिकी पॉन्टिंग अच्छा लगता होगा, है ना। हम अपने से बुजुर्ग लोगों से पूछे कि भाई सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है, तो उनको कपिल देव की याद आएगी। समझ रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति के हिसाब से जो हमारा संग्रह हो रहा था, जो हमारा अवयव आ रहा था, वस्तु आ रहा था, या हम कहें व्यक्ति जो हम चुन रहे थे, वो अलग अलग चुन रहे थे, है ना। एक परिभाषा जो हमारी ये महानतम बल्लेबाज की जो परिभाषा थी, वो उस पे लागू नहीं हो रही थी, क्योंकि ये जगह, स्थिति या व्यक्ति के हिसाब से वो बदल रहा था। ठीक है बच्चों, इसलिए हमारा ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। तरीका समझ में आया बच्चों कि ये ऊपर वाला समुच्चय है क्योंकि ये सुपरिभाषित है ना, इनके आंकड़ों में समान गुणधर्म है, जबकि ये सुपरिभाषित नहीं है क्योंकि ये जगह, स्थान या व्यक्ति के हिसाब से बदलता रहता है। क्लियर है, कोई दिक्कत बच्चों इसमें। अच्छा, कुछ चीजें और इसमें ध्यान रखना है बच्चों कि जैसे समुच्चय जब हम लिखते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हम ब्रेसेस लगाते हैं और अवयवों को ऐसे कॉमा करके हम इसको बांटते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं यदि बोलूं कि भाई ये क्या इस समुच्चय में, ये समुच्चय आपको दिख रहा है ना, क्या इस समुच्चय में, यदि इस समुच्चय का हम चाहें तो नाम भी दे सकते हैं ना। जैसे हमने इसका नाम दे दिया बराबर में, मान लीजिए मैंने दे दिया x। ठीक है। समुच्चय को जब भी हम ऐसे संकेतों से प्रदर्शित करते हैं ना, तो बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसको हम नाम दे सकते हैं ए, मतलब ए से लेकर के जेड तक में आप कोई भी नाम दे सकते हो। और अवयव जो होते हैं, अवयवों को हम लोग छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब मैं कहना यहां पर चाह रहा था बच्चों कि मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि ऊपर वाले समुच्चय में क्या ई जो है ऊपर वाले समुच्चय का अवयव है, क्या उसका सदस्य है, तो आप देख रहे हैं भाई कि स्वरों में ई हमारा आता है, मतलब ई उस समुच्चय का सदस्य है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों, हमने यहां पर लिखा ई और एक यहां साइन ऐसा बना दिया। देख रहे हैं आप, पहले हमने यू को उल्टा बनाया ऐसा टेढ़ा, दाईं तरफ हमारा उसका मुंह खुला हुआ है और बीच में हमने एक साइन ऐसा लगा दिया। ठीक है, वो त्रिशूल की तरह शिव जी के। ठीक है। तो अब ये जो साइन है ये हमारा कहलाता है एप्सिलॉन। ध्यान रखना है, क्या कहलाएगा बच्चों, एप्सिलॉन। लिख दे रहा हूं इसको मैं यहां पर, एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों। एप्सिलॉन मतलब होता है संबंध रखता है। ई जो है संबंध रखता है, तो किससे संबंध रखता है, इस सेट से संबंध रखता है और इसका नाम क्या है आपका एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों इसमें। इसी प्रकार से हम बोले, अब जैसे इसमें देखिए, क्या 10 इस समुच्चय का सदस्य है, क्या अवयव है, तो देखिए क्या इसमें 10 है, क्या आपके पास में नहीं है। तो जब 10 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए बच्चों 10 लिखा हमने और वही एप्सिलॉन बनाया और इसको फिर हमने इस तरीके से काट दिया। देखिए ये क्लियर है। तो इसको अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो बिलोंग टू भी बोल सकते हैं, है ना, ऊपर वाले को, और इसको नॉट बिलोंग टू, है ना, संबंध रखता है, संबंध नहीं रखता है। और 10 हमारा संबंध नहीं रखता है किससे, ए समुच्चय से, तो हमने यहां पर ए लिख दिया। क्लियर है बच्चों। तो समुच्चय क्या है, समुच्चय का इतिहास किसने उसको खोजा था, जॉर्ज केंटर ने खोजा हुआ था, वो आपको क्लियर हुआ। समुच्चय किसे कहते हैं, है ना, किस प्रकार से हम उसको कौन से संकेत से प्रदर्शित करते हैं, अवयव क्या कहलाते हैं, ये आप इसमें समझ में आया आपको, है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली कुछ प्रश्नों को भी साथ में इसके देखते जाते हैं। अभी हम प्रश्नों को हल करते हैं कि भाई कौन से हमारे समूह जो हैं वो समुच्चय हैं, कौन से नहीं है। तो यहाँ कुछ प्रश्न है बच्चों हमारे पास में, हमको इसमें बताना है कि कौन सा समुच्चय है, कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला लिखा हुआ है हमको कि 7 से 19 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह।
तो 7 से 19 के बीच हमको ऐसी अभाज्य संख्याएं बतानी है, उनका संग्रह हमको करना है। तो 7 से 19 के बीच की संख्याएं हो जाएंगी, देखिए आपका अभाज्य लिखना है ना बच्चों, तो 8 9 10 11 है ना, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, और फिर आगे तो 19 ही आएगा, देख रहे हैं। तो ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य भी है ना, और 7 से 19 के बीच की भी है। ऐसी कोई दूसरी संख्याएं हैं क्या? नहीं है ना। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा पहला वाला जो प्रश्न है ये एक समुच्चय है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ऐसे महीनों का संग्रह जो जे से प्रारंभ होता हो, जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ये तीनों जे से प्रारंभ होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। जनवरी, ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई, सारे के सारे देखिए आप ये जे से प्रारंभ हो रहे हैं, और यही हमको पूछा भी था, यही गुणधर्म हमको दिया भी था। इस आप किसी से भी पूछें, हर एक व्यक्ति के लिए जे से प्रारंभ होने वाले महीने जो हैं वो यही 3 रहेंगे, इसके अलावा कोई और तो नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से ये भी सुपरिभाषित हुआ। तो हमारा ये दूसरा वाला भी हमारा क्या रहेगा? समुच्चय रहेगा, ठीक है बच्चों। तीसरा देखिए, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, मुझे लगता है कि प्रेमचंद्र ज्यादा अच्छे लेखक हैं, आपको हो सकता है चेतन भगत अच्छे लगते हो, किसी और को महादेवी वर्मा ज्यादा अच्छी लगती हो, समझ रहे हैं बात को बच्चों। तो हर एक व्यक्ति के हिसाब से, उसके हिसाब से भाई कौन प्रतिभाशाली, भाई किसी को हो सकता है कि प्राकृतिक चीजों के बारे में जो कविता लिखते हो ज्यादा अच्छी लगती हैं, किसी को हो सकता है जीवन के बारे में जो कविता लिखती हो उनको वो अच्छा लगता है, समझ रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति का जो कैटेगरी होगा, जो वर्ग होगा, वो प्रतिभाशाली का वो अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। बात समझ में आई बच्चों? तो प्रोसेस को समझते जाना है, कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। अगला देखिए, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे खतरनाक जानवर, आपको क्या लगता है? शेर। मुझे क्या लगता है? भाई कोबरा, है ना। ऐसे किसी और को क्या लगेगा? हो सकता है शार्क लगती हो, समझ रहे हैं। तो ये जानवर भी जो है ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, एक समान गुणधर्म नहीं है, है ना। हर एक व्यक्ति के लिए ये जो जानवर, खतरनाक जानवर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, समझ गया बात को बच्चों। इसलिए ये भी हमारा समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। पांचवा दिया है अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह। अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह, ऐसी संख्याएं जो किसी से भी भाग न जाती हो और पूर्णांक होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है बच्चों, पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं। तो अभाज्य संख्या मतलब क्या क्या हो सकती है? देखिए बच्चों, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ये, है ना, कंटिन्यूअसली बहुत सारे। और इसी तरीके से चूंकि पूर्णांक बोला है तो ऋणात्मक भी जाएंगी ये संख्याएं। -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -5 हो सकता है, -7 हो सकता है, और ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं। अनगिनत तक, इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा, इनफाइनाइट तक ये इधर भी जाएगा। लेकिन वो संख्याएं जो है वो हमको पता है ना। देखिए, आपसे पूछा होता आप भी यही भी संख्याओं के बारे में बताते, किसी और से आप पूछेंगे अभाज्य पूर्णांक संख्याएं, वो भी यही बताएगा, समझ रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति के लिए वो गुणधर्म वही है ना उसके लिए, कि भाई अभाज्य पूर्णांक संख्याएं मतलब यही 2 3 5 7 9 है ना, 11, ठीक है, समझ गए बात को। और चूंकि प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी, ध्यान रखना, आगे हम समझेंगे इसको कि पूर्णांक संख्याओं किस प्रकार से निरूपित कर रहे हैं हम लोग समुच्चय में, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, तो इनको ध्यान रखना है बच्चों आपको। तो चलिए, क्लियर है। तो ये हमारा पांचवा वाला भी समुच्चय आपका हुआ, ठीक है। अगला देखिए, गणित में कठिन अभ्यासों का संग्रह। अब गणित में कठिन अभ्यास, है ना, गणित ही पढ़ा रहा हूं, उसी में कठिनता पूछ रहा है। तो भाई हो सकता है मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको यही सेट कठिन लग रहा हो,
है ना, समझ रहे हैं। किसी को हो सकता है त्रिकोणमिति ज़्यादा कठिन, जैसे अभी आप लोग 10वीं पास करके आए होंगे, तो 10वीं में आपने क्या क्या पढ़ा होगा, आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा और क्षेत्रफल पढ़ा होगा, किसी ने ज्यामिति पढ़ा होगा। तो भाई किसी को ज्यामिति वाले जो है समरूपता वाले क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लगते रहे होंगे, है ना, किसी को क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन हार्ड लगते रहे होंगे, आयतन वाले, किसी को जो है तो त्रिकोणमिति बहुत कठिन लगता रहा होगा, समझ रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति के हिसाब से उसका भाई कुछ वीक पॉइंट होगा, कोई चैप्टर, और कोई चैप्टर स्ट्रांग पॉइंट होगा। तो हर एक व्यक्ति के, हर एक बच्चे के हिसाब से उसका जो कहना चाहिए कठिनता है ना, कठिन अभ्यास जो है अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं हुआ और इसीलिए ये समुच्चय भी आपका नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इस पे। चलिए अगला देखिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं बच्चों, तो सब बताओगे आप लोग, क्या है ना, कहां से बताओ। एक से शुरू होता है, 2 3 4 5, यही तो कहलाता है ना प्राकृत संख्याएं। कहां तक जाएगा ये, जाता जाएगा। हमको बोला है 100 से कम, तो 100 से कम 99, देख रहे हैं आप, है ना। किसी से भी आप पूछिए 100 से कम प्राकृत संख्याएं, यही आपको बताएगा। परिभाषित है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये 7वां भी समुच्चय हुआ। अब अगला देखिए, समीकरण x² - 5x + 6 के मूलों का संग्रह। अब देखिए इसका, अब ये कौन सा समीकरण दिख रहा है आपको, देखिए जरा बच्चों, आपने पढ़ा हुआ 10th में वर्ग समीकरण दिख रहा है, और वर्ग समीकरण के हमको कितने मूल मिलते हैं, यहाँ पर 2 मूल मिलते हैं। तो इसके मूल कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए 2 3 6, 2 3 -2 -3, तो इसके मूल हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पर -2 है ना, उधर जाकर के 2 3, ये आपको 2 मूल मिलेंगे। ठीक है, आप हल कर लें इसको अपनी विधि से, है ना। तो अब इसके अलावा दूसरा कोई भी मूल यहाँ पर इस वर्ग समीकरण के लिए प्राप्त नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या हुआ, परिभाषित हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा 8वां भी क्या रहेगा, एक समुच्चय कहलाएगा। क्लियर है बात बच्चों। तो समुच्चय क्या है आपने ये समझा, है ना, समुच्चय की परिभाषा भी देखी, क्या समुच्चय कहलाते हैं, क्या समुच्चय नहीं कहलाते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को भी हमने करा। तो इनको ध्यान से अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए, अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है बच्चों।